तो सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर की। जी हां, सुकमा से बड़ी खबर है, जहां सीआरपीएफ जवानों ने अपने ही साथियों पर गोलियां चला दी, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई है, जबकि दीगर 4 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। मामला रात 1 बजे पेश आया था। सुकमा के मैरीगुड़ा थाना इलाके के लंगमपल्ली सीआरपीएफ 50 बटालियन कैंप का ये मामला है। जख्मी जवानों को तेलंगाना के भद्राचलम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सुकमा में ये हादसा पेश आया, जहां पर एक जवान ने अपनी ही टीम के लोगों पर फायरिंग की, जिसमें 4 जवान जख्मी हो गए हैं। मामला रात 1 बजे का पेश आया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे विनोद कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद कुशवाहा, क्या था पूरा मामला, आखिर किस वजह से ये वाकया पेश आया और गोलियां चलाई गई? देखिए, ये सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन का कैंप है शाबा, मरईगुड़ा लिंगन कैंप कहलाता है इलाका, जहां पर की माओवादियों का इलाका कहलाता है। वहां पर ये सुरक्षा वालों का कैंप है और तकरीबन सुबह 3:30 बजे के आसपास जो जवान है उसका नाम रितेश रंजन बताया जा रहा है और ये उसी कैंप में पदस्थ था। और 3:30 बजे कुछ उनके साथी जवानों से विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने अपनी जो सर्विस राइफल है उसके जरिए तबाड़तोड़ गोलियां चलाना अपने साथियों पर शुरू कर दिया। अभी जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है, बस्तर रेंज के आईजी हैं पी सुंदर राज, उनके मुताबिक है कि 3 जवानों की मौत हुई है और 4 जवान घायल हैं, जिन्हें की वहां पर अस्पताल में भेजा गया है। एक जवान की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए आईजी पी सुंदर राज अब से कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर के जरिए लिंगनपल्ली कैंप जा रहे हैं और जैसा उन्होंने बताया कि जवान को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है कि क्यों उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। जी साहिबा। जी बिल्कुल, तो मामला बेहद संगीन नजर आ रहा है और आपसी रशाकशी इसकी वजह बताई जा रही है। वहीं पुलिस इस मामले में की पूछताछ पुलिस ने शुरू कर दी है, जिन्होंने फायरिंग की थी। बिल्कुल, जो सीआरपीएफ का कैंप है उन्हीं के जवान हैं ये और उनको हिरासत में लिया गया है। आईजी के मुताबिक पूछताछ की जा रही है कि ऐसा क्या कुछ हुआ जवानों के बीच में जिसके चलते इतना ज्यादा आवेश में आ गया किसान जो जवान है और उसने अपने साथी जवानों पर तबाड़तोड़ गोलियां चला दी। तो फिलहाल कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा साहिबा कि आखिर जवान को ऐसा क्या गुस्सा था जिसके चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया। जी बिल्कुल, तो अभी इस बात का खुलासा होना बाकी है। हालांकि जो लोग जख्मी हुए थे उनको अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है और एक जवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। विनोद, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। हफ्ते की शाम गुजरात के साहिल पर बहरियाए अरब में बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पर पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग में एक हिंदुस्तानी माहीगीर हलाक और दूसरा जख्मी हो गया है। जराये के मुताबिक भारत ये मामला पाकिस्तान के सामने उठाने जा रहा है। जराये के मुताबिक मालूम हुआ है कि भारत ने गुजरात के जिला देवभूमि द्वारका में ओखा के किनारे हमले के बाद पाकिस्तान को घेरने का जहन बना लिया है। जराये का कहना है कि भारत पाकिस्तान मैरिनर्स की फायरिंग से एक माहीगीर की हलाकत का मामला सिफारती तौर पर पाकिस्तान के साथ उठाएगा। तो आपको बता दें कि पूरा मामला शनिचर के रोज पेश आया था, जहां पर गुजरात के साहिल पर बहरियाए अरब में बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पर पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग की गई, जिसमें एक हिंदुस्तानी माहीगीर हलाक और दूसरा जख्मी हो गया है। जराये के मुताबिक आपको बता दें कि भारत ये मामला पाकिस्तान के सामने उठाने जा रहा है। भारत ने इस मामले को संजीदगी से लिया है और पाकिस्तान के सामने इस मामले को उठाया जाएगा और इस मामले को लेकर बातचीत की जाएगी। जराये के मुताबिक मामला ये सामने आ रहा है कि भारत ने गुजरात के जिला देवभूमि द्वारका में ओखा के किनारे हमले के बाद पाकिस्तान को घेरने का जहन भी बना लिया है। तो मजीद बातचीत करेंगे, हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र वांगू, क्या लगता है कि जो भारत ने फैसला लिया है देवभूमि द्वारका में ओखा के किनारे पाकिस्तान को घेरने का जहन बनाया है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कल हमारे सोर्सेज के हवाले से ये खबर आई थी कि पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी यानी PMSA उन्होंने एक अनप्रोवोक्ड तरीके से इस हमले को अंजाम दिया है, अटैक किया है एक इंडियन फिशिंग बोट पर, जिसमें एक भारतीय मछुआरे की मौत हुई है और एक जख्मी हो गया है। और जो जख्मी है उनका भी इलाज ओखा गुजरात में चल रहा है। और हमारे सूत्रों ने बताया कि भारत ने इस पूरे मामले का गंभीरता से इस मामले को लिया है और जल्दी इसको डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के साथ उठाया जाएगा। और फिलहाल मामला अभी
इसकी जांच चल रही है। वहीं इसी बीच पाकिस्तान का जो वर्जन सामने आया है, पाकिस्तान ने वर्जन में ये कहा है कि उनके टेरिटोरियल वाटर्स में घुसपैठ की कोशिश की गई और क्योंकि बार बार वार्निंग्स के बावजूद बोट नहीं रुकी, जिसके बाद उन्होंने फायर करना पड़ा। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बोट में कुल 7 लोग थे, एक की मौत हुई है और बाकी जो 6 ऑक्यूपेंट्स हैं उनको पाकिस्तान ने हिरासत में लिया है। तो इन तमाम पहलुओं पर माना जा रहा है कि भारत सरकार कड़े कदम उठाएगा और इस मामले को डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान से उठाया भी जाएगा और फिलहाल इस मामले की जांच भी की जा रही है। हालांकि शैलेंद्र वांगू 2 दिन हो चुके हैं इस वाकये को, तो क्या लगता है कितना वक्त और लगेगा भारत को इस मामले को लेकर पाकिस्तान के सामने रखने में? देखिए, अब पहले से ही इस मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। भारत बहुत गंभीरता से इस मामले को देख रहा है। एक इंडियन फिशरमैन की इसमें मौत भी हुई है, एक का इलाज फिलहाल चल रहा है। हालांकि अब तक क्लियर नहीं, इंडियन साइड से जो वर्जन आया है अब तक ये क्लियर नहीं है कि क्या पाकिस्तान की हिरासत में भी कुछ लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान के स्टेटमेंट में साफ है कि उन्होंने करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया है। तो उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि आजकल में ही इसको पाकिस्तान से डिप्लोमेटिकली उठाया जाएगा और कड़ा विरोध जताया जाएगा। वहीं जिस शख्स की हलाकत हुई है शैलेंद्र वांगू, उसकी फैमिली के लिए क्या कुछ इकदाम किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, अभी सेंट्रल लेवल पे इस पर कदम नहीं उठाया गया है। माना जा रहा है कि स्टेट लेवल पे इस पे जो गुजरात गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कुछ कदम इसमें उठाए गए हैं। हालांकि सेंटर की तरफ से अब तक इस पे कुछ अनाउंस नहीं किया है। और वहीं जो शख्स जख्मी है उनका अस्पताल इलाज में चल रहा है, उनकी हालत कैसी है अब? बिल्कुल। जो ओखा गुजरात में जो हॉस्पिटल है जो नजदीक में है, वहां पे जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है, वहां से उनको कल इस इंसिडेंट के बाद ले जाया गया और वहां पे फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। वो भी स्टेबल बने हुए हैं। हालांकि इस पे अभी और अपडेट आना बाकी है कि दिन भर पता चल पाएगा कि उनकी अभी हालत किस तरह बनी हुई। हालांकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि वो इंजर्ड है और उनका अभी उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है ओखा गुजरात। बिल्कुल, तो देखना ये होगा कि इस मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह के डिप्लोमेटिक टॉक्स सामने आती हैं। शैलेंद्र, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लखीमपुर खीरी मामले की। सुप्रीम कोर्ट आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुए सानेहा से मुताल्लिक केस की समाअत करेगा। इस सानेहा में 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हुए थे। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच इस मामले की समाअत करेगी, जिसमें अदालत ने 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश हुकूमत को लखीमपुर खीरी सानेहा केस में गवाहों को तहफ्फुज फराहम करने की हिदायत दी थी। आपको बता दें कि 2 वकीलों ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर लखीमपुर खीरी मामले की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया था। इसी पस मंजर में अदालत इस मामले की समाअत कर रही है। मजीद मालूमात हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, आज समाअत होने वाली है, क्या लगता है क्या यूपी गवर्नमेंट अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर पाएगी? जी देखिए, आज की जो सुनवाई है वो बेहद अहम है साहिबा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज दाखिल करने वाली स्टेटस रिपोर्ट है जी। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी गई थी और ये कहा गया था कि इस मामले को लेकर वो एक नया स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन भी आया था और एक टिप्पणी भी आई थी कि इस मामले में जो प्रमुख गवाह हैं उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि इस पूरे मामले में जो और गवाह हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाए, उन्हें सुरक्षा दी जाए, सबसे और साथ ही साथ इस मामले में जो और लोग गवाह हैं उनके बयान को दर्ज करवाया जाए। तो आज कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि लखीमपुर हिंसा के मामले में केस की स्थिति क्या है, कितने और गवाहों के बयान 164 के तहत दर्ज किए गए हैं, कितने और लोगों की अरेस्टिंग हुई है और अभी हाल में केस का स्टेटस क्या है। तो लगभग 11:30 बजे के आसपास चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, हिमा कोहली ये सभी लोग शामिल होंगे। तो देखना बेहद अहम होगा कि आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लखीमपुर हिंसा के मामले में कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती है। बिल्कुल, 11:30 बजे समाअत होने वाली है। सुशील पांडे, जिस तरीके से आपने बताया, पिछली समाअत की अगर बात करें तो पिछली समाअत में भी कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो बहुत साफ तरीके से अपना पक्ष नहीं रख पाई थी। कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना रवैया नजर आया था और इस बात को लेकर फटकार भी लगाई गई थी। हालांकि इसमें आज क्या लगता है कि जिस तरीके से गवाहों को पेश किया गया है, उनके बयान लिए गए हैं, आज कुछ उसमें बेहतरी आ सकती है?
आज देखिए, साफ तौर से पिछली बार ये साफ तौर से कहा गया था कि जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार का लखीमपुर हिंसा के मामले में रवैया रहा है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहा है। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर टिप्पणी भी की थी और ये कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को लेकर सही तरीके से काम करे और एक जिम्मेदार सरकार के रूप में सामने आए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि एक इस पूरे प्रकरण को लेकर एक बड़े नेता का जो लड़का है वो भी इन्वॉल्व है और वो भी आरोपी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में देखने की ये भी होगी कि आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ चीजें कोर्ट में कही जाती हैं और लखीमपुर हिंसा के मामले को लेकर सरकार कितना कदम आगे बढ़ी है। क्योंकि साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को भी फटकार लगाते हुए कहा था कि कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो इस पूरे मामले में सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा रवैया शुरू से रहा है, जब से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है। और इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाती है, क्योंकि जब भी उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करती है तो उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है। तो देखना बेहद अहम होगा कि जब 11:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है तो क्या आज जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दलीलें दी जाएंगी उन दलीलों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है साहिबा या फिर नहीं, ये सबसे अहम बात। बिल्कुल, ये देखना अहम हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी कोर्ट ने कहा था कि हजारों की तादाद में वहां किसान मौजूद थे, फिर भी गवाहों की जो गिनती है वो कम पेश की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। बॉम्बे हाई कोर्ट आज समीर वानखेड़े के वालिद ज्ञानदेव वानखेड़े की अर्जी पर समाअत करेगा। ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर किया है। रियासती वजीर नवाब मलिक मुसलसल एनसीबी अफसर पर फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने का इल्जाम लगा रहे हैं। वाज़ेह हो कि ज्ञानदेव वानखेड़े ने मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपए का हत्या की इज्जत का मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने अर्जी में कहा है कि मलिक के इल्जामात से उनके किरदार और साख को ठेस पहुंची है। इससे पहले एनसीबी अफसर की बहन यास्मीन वानखेड़े ने भी मलिक पर सियासी इंतकाम लेने का इल्जाम लगाया था। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, नवाब मलिक और समीर वानखेड़े आमने सामने नजर आ रहे हैं। तमाम तर इल्जामात नवाब मलिक की तरफ से समीर वानखेड़े पर लगाए गए हैं। इसी मामले को लेकर आज बॉम्बे हाई कोर्ट समीर वानखेड़े के वालिद ज्ञानदेव वानखेड़े की अर्जी पर समाअत करेगा। आपको बताएं कि ज्ञानदेव वानखेड़े, जो कि समीर वानखेड़े के वालिद हैं, उन्होंने नवाब मलिक के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने डेफेमेशन का केस लगाया है। रियासती वजीर नवाब मलिक मुसलसल एनसीबी अफसर पर फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने का इल्जाम लगा रहे हैं। वहीं इसी मामले में कई बड़े बयान भी नवाब मलिक के सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जो मेरे इल्जामात हैं वो झूठे साबित हुए तो मैं सियासत भी छोड़ दूंगा। इस तरीके के बड़े बयान भी सामने आए हैं। वाज़ेह हो के ज्ञानदेव वानखेड़े ने मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपए का हत्या की इज्जत का मामला दर्ज किया है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रशांत पांडे, आज इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है, क्या लगता है किसका पक्ष ज्यादा मजबूत नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट में 19वें नंबर पर मामला रखा हुआ है लिस्टेड। 11 बजे जब अदालत बैठेगी तो उस नंबर को कॉल करके सुनवाई शुरू की जाएगी। देखिए, सबसे अहम बात यहाँ गौर करने वाली यह है कि जो पीआईएल दाखिल की गई है वानखेड़े के पिताजी की तरफ से, उसमें कुछ अहम मांगे की गई है। सबसे बड़ी बात तो ये कही गई है कि जिस तरह से आए दिन नवाब मलिक वानखेड़े को लेकर के जो अलग अलग बयान लगा रहे हैं, अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, उनकी प्रतिमा को जो है धूमिल कर रहे हैं, सबसे पहले उनको वानखेड़े को लेकर बोलने पर रोक लगाया जाए। ये मांग उन्होंने अपनी याचिका में की है कि वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक आगे किसी भी प्रकार का बयान या किसी प्रकार का इल्ज़ाम न लगाए, इस पर रोक बॉम्बे हाई कोर्ट लगाए। ये मांग उन्होंने अपनी याचिका में की है। दूसरा, साथ ही उन्होंने डिफेमेशन का जो चार्जेस है वो उसमें रखा गया है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि जब से वानखेड़े एनसीबी में आए हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आए हैं, तब से जो है नवाब मलिक उन्हें लेकर के जो है टारगेट कर रहे हैं, उनके परिवार को टारगेट कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा को धूमिल कर रहे हैं। और यही वजह है कि डिफेमेशन का मामला जो है हाई कोर्ट में दर्ज किया गया है। जब मैंने कहा कि 19वें नंबर पे अभी मामला है, जैसे एक बार अदालत की बैठक शुरू होगी, जैसे कार्रवाई शुरू होगी, तो देखना होगा
कि वानखेड़े के पिता के वकील की तरफ से क्या कुछ बातें रखी जाती हैं और साथ ही देखना होगा कि नवाब मलिक की तरफ से क्या सफाई दी जाती है। बिल्कुल, दोनों का पक्ष जानना बेहद जरूरी है। वहीं प्रशांत पांडे, समीर वानखेड़े की वालिद की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि नवाब मलिक उनके दामाद का एनसीबी में नाम आने के बाद से ही उन पर हमलावर हुए हैं, उनके परिवार को पर इल्जाम लगाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि हमने देखा है कि जब से एनसीबी और वानखेड़े को लेकर के नवाब मलिक ने जब से बयान शुरू किया है तो यही पिक्चर सामने आ रहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों नवाब मलिक के दामाद को भी जो है एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, फिर उसके बाद अदालत की कार्रवाई हुई, उसके बाद उन्हें जमानत मिली है, तब उसके बाद अब टारगेट किया जा रहा है उनके फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर के, उनके धर्म परिवर्तन को लेकर के, उनका धर्म क्या है उसे लेकर के जो है नवाब मलिक की तरफ से बयान दिए गए। और यही एक मुख्य वजह है जिसे लेकर के ज्ञानदेव जो वानखेड़े के पिताजी हैं उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है और जो सबसे अहम मांग यही की है हाईकोर्ट से कि सबसे पहले नवाब मलिक को पर्सनल अटैक के लिए रोका जाए, यानी पर्सनल जो बयानबाजी है उसे नवाब मलिक न दे, ऐसी मांग अपनी अर्जी में की है। बहरहाल देखना होगा कि अदालत की कार्रवाई जब शुरू होगी तो अदालत इन दोनों का पक्षों का सुनने के बाद क्या कुछ फैसला लेती है या कुछ गाइडलाइंस देती है। बिल्कुल, तो नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े पूरा मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले पर क्या कुछ समाज में सामने आता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। प्रशांत, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। कानपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में जीका वायरस का दायरा फैलता जा रहा है। 89 जीका वायरस के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। मरीजों की तादाद बढ़ रही है। 10 नए केसेस सामने आए हैं। जीका वायरस के पकड़े गए मच्छर की जांच भी की गई है। दिल्ली से आई रिपोर्ट में एक मच्छर में जीका वायरस पाया गया है। आपको बता दें कि पूरे शहर में जांच न होने से बड़ा खतरा पेश आ रहा है। शहर से ज्यादा देही इलाकों में बुखार के मरीज सामने आ रहे हैं। सिर्फ 3 इलाकों में जांच कमेटी दी गई है। तो लगातार कानपुर से ये मामले सामने आ रहे हैं। जीका वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे संदीप सविता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप सविता, मामला बढ़ता ही जा रहा है। 79 मामले हो गए हैं जीका वायरस के। कहीं ना कहीं इंतजामिया इसको लेकर मुत्तहिद नजर नहीं आ रही है। जी सर, बिल्कुल, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं जीका वायरस के, लगातार मामला बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर जांच की बात की जाए तो जांच केवल 3 इलाकों में ही सीमित रह गई है, जिसकी वजह से ये खतरा पूरे शहर पर मंडरा रहा है, क्योंकि मच्छर पूरे शहर में है। और अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में बुखार के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जांच हो रही है, और कानपुर में अब तक तकरीबन 15 दिन से ज्यादा हो चुका है और कानपुर में इसकी व्यवस्था नहीं की गई कि जांच की जाए, जबकि दिल्ली और लखनऊ से टीम आई हुई है, लगी हुई है। और कल योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ इसको लेकर बैठक भी की है कि जीका वायरस किस तरह से ये जो फैल रहा है इसकी जांच जरूरी है। लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही साफ तौर से नजर आ रही है। वहीं संदीप, शहर से ज्यादा जो देही इलाके हैं वहां पर इसका खतरा ज्यादा नजर आ रहा है और सिर्फ 3 ही इलाकों में जांच कमेटी है। तो इसकी क्या वजह है? क्या टीम नहीं है जांच के लिए? देखिए, यहाँ पर 70 टीमें लगाई गई हैं, लेकिन वो 70 टीमें केवल 3 इलाकों में, यानी कि चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पोखरपुर, लाल बंगला और श्यामनगर में ये टीमें काम कर रही हैं। जबकि इन टीमों को बढ़ाया जाना चाहिए और खास करके ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर गांव है वहां पर लगाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर के जो मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं उनकी जांच नहीं हो रही है और वो सभी मरीजों के साथ हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है वो मच्छरों के काटने से फैल रही है। अगर एक मरीज तो लगातार जीका वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इसको कंट्रोल करने की अशद जरूरत है। संदीप, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। गाजियाबाद में जिला मजिस्ट्रेट छठ घाट का जायजा लेने पहुंचे। सफाई के हवाले से हिदायत दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। यही अकीदतमंदों के लिए साफ पानी का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि त्योहार को पूरे जोशो खरोश के साथ मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। त्योहार को मनाने के लिए कोरोना गाइडलाइंस और सिक्योरिटी इंतजामात पर पूरी तवज्जो दी जा रही है।
T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सफर खत्म हो गया है। इतवार को न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट शायकीन का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। टीम इंडिया को सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए अफगानिस्तान का ये मैच जीतना जरूरी था। टीम इंडिया टूर्नामेंट जीतने की मजबूत दावेदार के तौर पर वर्ल्ड कप में पहुंची थी, लेकिन वो आखिरी 4 टीमों में भी दाखिला न ले सकी। 9 साल बाद ऐसा हुआ है कि टीम इंडिया आईसीसी इवेंट के सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई है। इससे कबल 2012 में श्रीलंका में मुनक्किद T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सफर सेमीफाइनल से पहले ही खत्म हो गया था। तो आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।